we are going to talk about the first topic popularly known as fact. कि चाहे सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, क्वेश्चन फैक्ट का हो सकता है। अगर केसेस के बारे में भी बात की जाए तो केसेस भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स, कई सारे फैक्ट्स को मिला के एक केस बनाया जाता है। केसेस आर नथिंग, इट इज अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। कैन आई से दैट ऑल फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए? ओके, देन योर आंसर इज नहीं सर, सारे के सारे फैक्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हमारा जो फोकस होता है वो होता है कौन से पॉइंट्स पे, रेलेवेंट फैक्ट पे और फैक्ट इन इशू पे। अब हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि सर फैक्ट क्या है। सो इफ यू सी सेक्शन 2 क्लॉज 1, तो आज के तारीख में अगर ऑब्जर्व करें तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 बीएसए टॉक्स अबाउट व्हाट इज फैक्ट। तो बीएसए 2023 को अगर ऑब्जर्व करें 2 क्लॉज 1 को, और ये पहले कहां हुआ करते थे, जो आज 2 में है, ओके, ये हुआ करते थे सेक्शन 3 में, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के, ये सेक्शन 3 में हुआ करता था। तो अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट को देखेंगे तो वहां के सेक्शन 3 में ये वर्ड डिफाइन था। ओके, लेकिन बिफोर यू रीड द डेफिनेशन क्लॉज, आप पहले डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ने से पहले अब हमें देखना होता है कि सबसे पहले इस पे जाने से पहले मेरा एक इंटरप्रिटेशन यहां पहले समझना जरूरी है। आज के तारीख में जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में दिया गया है, आप एग्री करते हैं? तो आपने कहा कि सर हाँ, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दिए गए। तो पूरे बीएसए को पढ़ने के दौरान ध्यान से समझिएगा, आज की तारीख में अगर आप बीएसए में देखें तो बीएसए के सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज दिया गया, तो आप कहते हैं कि हाँ भाई सेक्शन 2 में दिया गया। अब ऑब्जर्व करिएगा अगले पॉइंट। तो सेक्शन 2 हैज द डेफिनेशन क्लॉज, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि क्या अगर कोई वर्ड एविडेंस में डिफाइंड है तो हम उसी वर्ड का, अगर पूरे एविडेंस एक्ट में जहां जहां वो वर्ड यूज किया गया है, कैन आई टेक द सेम मीनिंग विच हैज बीन गिवन अंडर द डेफिनेशन क्लॉज, और it is allowed that I can take some different meaning of that word even if it is defined under Indian Evidence Act? तो पहला रूल हमें सीखना होता है, एक रूल अपने दिमाग में फिक्स करिए कि जनरल रूल इज कि जो डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है वी फॉलो दैट रूल। यानी कि पूरे एक्ट को पढ़ने के दौरान जहां जहां फैक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया होगा वहां वहां हम लोग इसी डेफिनेशन को यूज करने वाले हैं जो यहां हमारे सामने है। यस और नो? तो ये पहला रूल होता है डेफिनेशन क्लॉज का कि पूरे एक्ट में जहां पे भी इसका डेफिनेशन दिया गया है हम उसका मीनिंग वही निकालेंगे जो हमारे डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया। ओके, लेकिन अब एक अगला पॉइंट समझना जरूरी है। ओके, एक अगला पॉइंट समझना जरूरी है और इस बात को समझने की कोशिश करिए, और वो कॉन्सेप्ट है टेक्स्ट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। एक फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूं, टेक्स्ट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब ये क्या सीन है इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। टेक्स्ट वर्स, सेक्शन 2 मस्ट बी रेड विद टेक्स्ट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। सेक्शन 2 को टेक्स्ट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या, अभी अभी जो मैंने आपको सिखाया वो टेक्स्ट की कहानी सिखाई। टेक्स्ट मतलब जो एक्ट में डिफाइंड है, फैक्ट डिफाइंड है, तो हम आगे चल के अगर फैक्ट वर्ड दिखाई दे तो कौन सा मीनिंग लेंगे, जो फैक्ट का डेफिनेशन। कॉर्ड डिफाइंड है तो आगे चल के कॉर्ड का मीनिंग पता करना हो पूरे एक्ट में तो कौन सा डेफिनेशन लेंगे, जो यहां पे डिफाइंड है। ये सुनो, तो हम लोग चल रहे थे टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट पे। तो आपका जो है डेफिनेशन क्लॉज जो है सेक्शन 2, वो यहां पे टेक्स्ट को डिफाइन तो करता है, लेकिन ये एक बात सेक्शन 2 में एक पॉइंट और, सेक्शन 2 के ओपनिंग लाइन को पढ़ने की कोशिश करिए। सेक्शन 2 के ओपनिंग लाइन में एक बात लिखी गई है कि इन दिस अधिनियम unless the context otherwise requires, underline the word unless the context otherwise requires। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत लोग यहां पे ये गलती करने की कोशिश करते हैं। unless the context is otherwise requires का मतलब क्या है कि अगर एविडेंस एक्ट को पढ़ने के दौरान अगर फैक्ट वर्ड किसी सेक्शन में दिखाई दिया, मान लेते हैं कि आगे चल के सेक्शन 80 में या 113 में या फिर 120 में फैक्ट वर्ड आपको दिखाई दिया, तो आप मुझे क्या बोलोगे, फैक्ट का वही मीनिंग होगा जो सेक्शन 2 में डिफाइंड है। मार्क द वर्ड, यही कहोगे कि सर हम यहां फैक्ट का वही मीनिंग निकालेंगे जो डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा डेफिनेशन क्लॉज खुद ये कहता है कि अगर कॉन्टेक्स्ट और रिक्वायर कर रहा है,
अगर कॉन्टेक्स्ट कुछ और डिमांड कर रहा है तो हम टेक्स्ट को नहीं देखेंगे, हम उस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। मार्क द वर्ड, अगर कॉन्टेक्स्ट उसका कुछ और मीनिंग निकाल रहा है तो आप टेक्स्ट नहीं देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। मतलब सर, मतलब मैं जानना चाहता हूं क्या इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर बीएसए का जो ये डेफिनेशन है, क्या हम इसको साइड लाइन करके कोई और मीनिंग अप्लाई कर सकते हैं अगर कॉन्टेक्स्ट कुछ और रिक्वायर कर रहा है? तो याद रखिएगा, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में मैक्सिमम टाइम पे कॉन्टेक्स्ट जीतता है। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड, ओके, समझने की कोशिश करिएगा। सो नाउ इस कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड। If we talk about the doctrine of factum valid, कनेक्टिविटी बनाते चलिए। डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड की अगर हम बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड के अकॉर्डिंगली रूल क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। उसमें लिखा गया है कि 100 ऑफ टेक्स्ट कांट ऑल्टर अ सिंगल कॉन्टेक्स्ट और अ फैक्ट। मतलब 100 ऑफ टेक्स्ट मिलके भी एक कॉन्टेक्स्ट को नहीं बदल सकते। मतलब सर ये समझ में नहीं आया। मतलब अगर चाइल्ड मैरिज हो गई है तो चाहे अब किताबों में कुछ भी लिखा हो कि हम पनिश करेंगे, गलत हुआ, ओके, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब उसे बदला नहीं जा सकता, हो गया। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। सो फैक्टम वैलिड का मतलब यह होता है कि 100 ऑफ टेक्स्ट मिलके भी एक कॉन्टेक्स्ट को नहीं बदल सकते। कई सारे टेक्स्ट मिलके भी, जैसे आप लोग सब अभी अगर अपने नोटबुक में लिखने लग जाओ कि इंडिया नहीं, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो क्या ये पाकिस्तान बन जाएगा? नहीं, आपका टेक्स्ट किसी काम में नहीं आएगा अगर कॉन्टेक्स्ट यहां पे जो है इंडिया है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो डेफिनेशन डेफिनेटली यूज किया जाता है, यानी कि टेक्स्ट में जो दिया गया है हम उसी को वही मीनिंग देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर कॉन्टेक्स्ट कुछ और डिमांड कर रहा है तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन क्लॉज यूज नहीं होगा। ये बात समझ गए? तो ये टेक्स्ट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा।